हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 की, जो है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये हमारा लेक्चर 1 रहने वाला है, जिसमें कि हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की क्या जरूरत पड़ी हमें स्टडी करने की। सेकेंडली हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या क्या होंगे, और फर्दर हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में। तो पहले हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की क्यों जरूरत पड़ी हमें स्टडी करने की। तो बेसिकली जो केमिकल काइनेटिक्स है वो हमें हेल्प करता है केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से अकर हो रही हैं उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग करवाता है ये वाला चैप्टर। सो दिस चैप्टर इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with study of रिएक्शन रेट्स। मतलब कि आपकी रिएक्शन जो होगी वो किस रेट से प्रोसीड हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। एंड जब रिएक्शन हुई तो वो रिएक्शन जो है उसका मैकेनिज्म क्या हुआ होगा, ठीक है। रिएक्टेंट किस तरह से कंबाइन हुए होंगे या डिकम्पोज हुए होंगे, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए होंगे। तो वो सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो काइनेटिक्स वर्ड है वो कहाँ से आया? काइनेटिक्स वर्ड आता है ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? काइनेसिस है। तो काइनेसिस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मींस मूवमेंट, कि कैसे आपके रिएक्टेंट जो है वो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हुई होगी, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए होंगे, फिर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में किस तरह से मूवमेंट होके वो कंबाइन हुए होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मूवमेंट हो रही है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द ग्रीक वर्ड विच मीन्स मूवमेंट। अब केमिकल काइनेटिक्स जो है उसमें जो रिएक्शंस हो रही हैं वो रिएक्शंस कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? नंबर 1, फिजिबिलिटी। अब ये फिजिबिलिटी वर्ड आपने पहले कहाँ पढ़ा होगा? ये वर्ड हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11 के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, जहां पे हम किसकी बात करते थे? हम बात करते थे स्पॉन्टेनिटी की, डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा जी। आपको कुछ याद आ रहा होगा तो ठीक है। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो, है ना, डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। तो ये आपने कहाँ पढ़ा है? ये हमने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में, जहां पे हम ये कहते थे कि डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो रिएक्शन कौन सी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेस देन जीरो है तो रिएक्शन कौन सी होगी? स्पॉन्टेनियस। और इक्वल टू जीरो तो रिएक्शन किस पे होगी? इक्विलिब्रियम पे होगी, राइट। तो ये सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ी हुई है? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी हुई है। तो बेसिकली रिएक्शंस जब होंगी तो रिएक्शंस या तो वो स्पॉन्टेनियस होंगी, या तो वो इक्विलिब्रियम पे होंगी, या तो फिर वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी। तो ये चीजें भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रहता है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब रिएक्शन कितनी एक्सटेंट से प्रोसीड हो रही है, ठीक है। और ये हमने कहाँ स्टडी किया हुआ है? ये हमने स्टडी किया हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। जैसे रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। सो दिस इज योर केमिकल रिएक्शन। अब ये रिएक्टेंट जो है वो कितने एक्सटेंट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया होगा जो प्रोडक्ट बना है, और फिर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो कब जाके इक्विलिब्रियम स्टेट पे आए होंगे। ये सारी स्टडी जो है वो हमने कहाँ की थी? इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में की थी। एंड नेक्स्ट थिंग इज स्पीड। स्पीड मीन्स टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम, ठीक है। टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम मतलब कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो कितना टाइम लगा उसको, और उसके बाद फिर वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आए तो वो उसके बाद कितने टाइम के बाद वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आए, कितनी स्पीड रही होगी उस रिएक्शन को अकर होने में। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब स्पीड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब रेट की बात कर रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो, अगर हम अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल भी लें तो फूड का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फूड है हमारा, तो समर सीजन में जो फूड है वो जल्दी खराब हो जाता है, राइट। क्यों खराब होता है? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। लेकिन वही फूड जो है वो विंटर्स में 2-3 डेज के बाद खराब होता है ना। मतलब वहां पे रिएक्शंस जो हो रही हैं, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करी? वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई रिएक्शन होंगी तो वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगी, राइट। टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। अगर आपने किसी रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज कर लिया है तो उसकी वजह से भी वहां पे स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो अल्टर हो सकती है। तो ओवरऑल स्टडी में इस चैप्टर में करने वाले हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, थर्मोडायनेमिक डाटा इंडिकेट दैट डायमंड शैल कन्वर्ट टू ग्रेफाइट। मतलब डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा थर्मोडायनामिकली, बट इन रियलिटी द कन्वर्जन रेट इज सो स्लो। मतलब कि ग्रेफाइट, डायमंड से ग्रेफाइट बनने में बहुत साल लग जाते हैं। मतलब कन्वर्जन होने में इतना टाइम लग जाता है कि रेट जो है वो इतना स्लो है कि उस चेंज को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिएक्शन तो हो रही है बट उस रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इतना ज्यादा स्लो है कि हम उस चेंज को कंसीडर भी नहीं करते। नॉट
परसिप्टेबल एट ऑल। ठीक है, तो इसी तरह की रिएक्शंस होती हैं। तब हम बात करते हैं कि रिएक्शंस किस किस टाइप की होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि रिएक्शन बहुत ही स्लो है ना। हमने फूड का एग्जांपल लिया, हमने कहा कि फूड समर्स में जल्दी खराब हो जाता है, तो वो भी फास्ट रिएक्शन हुई, लेकिन विंटर्स में वो थोड़ा डिले होता है खराब होने में, है ना। तो वहां पे क्या हुआ, थोड़ी सी वो स्लो रिएक्शन होगी। तो बेसिकली रिएक्शंस की भी कुछ टाइप्स होती हैं, फास्ट, स्लो, मॉडरेट, तो उनकी बात कर लेते हैं अभी। So types of reaction, number one very fast reaction, number two slow reaction, number three moderate reaction। इन तीनों रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं फास्ट रिएक्शन की। फास्ट से हमें वैसे समझ में आ रहा है कि ऐसी रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती हों, विच टेक्स प्लेस विद इन माइक्रो सेकेंड्स और इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंट वो रिएक्शन हो रही है, राइट। दीज इंक्लूड ऑल आयनिक रिएक्शन। अब आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो बहुत ही फास्ट होती हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे। मैम ऐसी रिएक्शंस जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, जिनमें आयंस होते हो, ठीक है, आयनिक रिएक्शन। ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होंगी वो सारी की सारी क्या होती हैं, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। जैसे आपने लैब में देखा भी होगा, जब भी आप लैब में कुछ परफॉर्म करते हैं ऐसी कोई रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट बने, तो वो इमीडिएटली वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो वो भी कौन सी रिएक्शंस होती हैं, फास्ट रिएक्शंस होती हैं। एंड ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एंड कंबशन रिएक्शंस, ये सारी की सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, फास्ट रिएक्शन होती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई एग्जांपल दे दीजिए, है ना। प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन, सारी रिएक्शंस कौन सी होती हैं, फास्ट रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का एग्जांपल भी लिखा है मैंने। Precipitation of silver chloride occurs by mixing of aqueous solution of silver nitrate and sodium chloride। मतलब कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट को और सोडियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे तो वहां पे सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे, और ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी, माइक्रो सेकेंड्स में। जैसे हम दोनों को मिक्स करेंगे, माइक्रो सेकेंड्स में हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बन के आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन की। वेरी स्लो रिएक्शन मतलब कि जहां पे रिएक्शन को होने में मंथ्स लग जाते हैं, इवन ईयर्स लग जाते हैं। इसमें अभी हमने एक एग्जांपल देखा भी, डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कन्वर्जन हो रही है। और एक और कॉमन एग्जांपल जो हमने डेली लाइफ में देखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी बहुत ही स्लो रिएक्शन है, धीरे 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 होता है वो, इसमें भी मंथ्स और ईयर्स हमारे लग जाते हैं आराम से। नेक्स्ट है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे मॉडरेट का मतलब होता है जो ना ही तो स्लो होती है, ना ही तो वो फास्ट होती हैं। ठीक है, मॉडरेट स्पीड पे वहां पे काम हो रहा है। सो रिएक्शन विच आर नीदर स्लो नॉर फास्ट बट टेक प्लेस एट मॉडरेट स्पीड और रेट, दैट इज कॉल्ड एज मॉडरेट रिएक्शन। और इसका एग्जांपल लें अगर हम, दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, बहुत ही कॉमन एग्जांपल हैं। और इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस की, वो कौन सी रिएक्शन होंगी, मॉडरेट रिएक्शन होंगी। तो केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी हम एग्जांपल लेने वाले हैं या जितनी भी रिएक्शंस हम देखेंगे यहाँ पे, वो कौन सी रिएक्शन होंगी, मॉडरेट रिएक्शन होंगी। ऐसी रिएक्शंस ना ही तो वो स्लो है, ना ही तो वो फास्ट है, मॉडरेट स्पीड पे वो चली हुई हैं, जिनका रेट भी क्या है, मॉडरेट है। ठीक है, एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको याद रखने हैं। सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हम इस चैप्टर में कौन सी रिएक्शन की बात करेंगे, मॉडरेट रिएक्शन की। चलिए, अब एक और एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना, H2O2 जो है वो डिकम्पोज होके वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, वाटर ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये आपसे पूछ लिया जाए कि किस तरह की रिएक्शन है ये, तो आप क्या कहेंगे, ये मॉडरेट रिएक्शन है। इसकी जो रेट होगी वो बहुत ही मॉडरेट होगी, ना ही ज्यादा फास्ट, ना ही ज्यादा स्लो। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं आपको कितना समझ में आया अभी तक जितना हमने किया। विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन अकर मोस्ट रैपिडली एट रूम टेम्परेचर। मतलब मोस्ट रैपिडली का मतलब होगा कि फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी इनमें से। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं चार, जल्दी से ऑप्शन को देखिए और खुद से बताइए कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो मोस्ट रैपिडली हो जाएगी। H2 plus O2 gives us H2O, A option. H positive plus OH negative gives us H2O. Next C12H22O11. In the presence of concentrated H2SO4, it gives us 12 carbon plus 11 H2O. And next is 2NO plus O2, it gives us 2NO2. तो मोस्ट रैपिडली हमने क्या कहा, अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि जो फास्ट रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, आयनिक रिएक्शंस होती हैं। आयनिक होंगी या तो फिर ऐसी रिएक्शन जहां पे कि प्रेसिपिटेट्स बनते हो बहुत जल्दी।
तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट तो आपको नहीं दिख रहे हैं कहीं पर भी, है ना, कि आपके पास प्रोडक्ट साइड में प्रेसिपिटेट बन रहे हो, लेकिन आयनिक रिएक्शन हमें दिख रही है यहाँ पे। कौन सी वाली है? ऑप्शन नंबर बी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो आयनिक रिएक्शन है, जो बहुत ही फास्ट होगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने बात कर ली, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। अब जो काइनेटिक स्टडीज नॉट ओनली हेल्प अस टू डिटरमाइन द स्पीड और रेट ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि जो केमिकल काइनेटिक हमने बात की कि हमें क्यों अंडरस्टैंड करना है इस चैप्टर को, हमने कहा कि हमें रेट का पता चल रहा है, स्पीड का पता चल रहा है, लेकिन इस चैप्टर में रेट और स्पीड के साथ साथ हम और किस चीज के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे फैक्टर्स जो रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कंसंट्रेशन है, मतलब कितने अमाउंट में आपने रिएक्टेंट लिया हुआ है, कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहा है, कितनी कंसंट्रेशन उसकी रहने वाली है, ठीक है। सेकंड होगा उसका टेम्परेचर, कि उसका टेम्परेचर हाई है या लो है। तो केमिकल रिएक्शंस हो सकती है कि टेम्परेचर को हाई करने से उनका जो स्पीड है, जो रेट है, वो इंक्रीज हो जाए, राइट। प्रेशर कितना अप्लाई किया जा रहा है, और नेक्स्ट इज कैटलिस्ट, कि कौन सा कैटलिस्ट आप वहां पर यूज कर रहे हैं। So the factors such as concentration, temperature, pressure and catalyst affect the rate of reaction. तो हम इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रिएक्शन को, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो, जो रिएक्शंस होती हैं हम उनको दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। कैसे तरीका? फर्स्ट रहता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रो का मतलब होता है बाहर बाहर से देख रहे हो आप उसको, उसके अंदर नहीं जा रहे हो कि कौन सा मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल की क्या एनर्जी है, वो मॉलिक्यूल्स किस तरह से कोलाइड हो रहे हैं, या उनके ओरिएंटेशन क्या है, उसके बारे में नहीं जानना है हमें। मैक्रोस्कोपिक का मतलब वो बाहर बाहर से ही देखना है हमने, कि कितना आपने वहां पे रिएक्टेंट लिया हुआ है। रिएक्टेंट इतना लिया हुआ है तो कितने वहां पे कंजप्शन हुई होगी या फॉर्मेशन हुई होगी, और उसके लिए कितना रेट होगा उस रिएक्शन का। अगर यहाँ पे एग्जांपल लो, तो जैसे मान लीजिए कि आप एरोप्लेन में बैठे हैं, ठीक है। आप ऊपर से देख रहे हैं कि नीचे अर्थ के ऊपर क्या है, तो आपको क्या दिखेगा? आपको बिल्डिंग दिखेगी, आपको खेत दिखेंगे, है ना। लेकिन वो हुआ माइक्रोस्कोप, कि आप दूर से देख रहे हैं कि अच्छा इसमें इतना है। और मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, कि अब आप अर्थ के ऊपर आ चुके हैं, आपको वो नजदीक से दिख रहा है कि वो बिल्डिंग कितनी ऊंची है ना, वहां पे कितने ट्रीज हैं, वहां पे लोग भी हैं, उस बिल्डिंग के अंदर कितने कितने ज्यादा फ्लैट्स हैं, वो सब कुछ हमें कहाँ पता चलेगा? मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो मैक्रोस्कोपी का मतलब हुआ कि आप बाहर से देख रहे हैं। At the microscopic level, we are interested in amounts reacted, कितना अमाउंट रिएक्ट हो रहा है और कितना वो फॉर्म हो रहा है, एंड द रेट ऑफ देयर कंजप्शन और फॉर्मेशन, ठीक है। बट मॉलिक्यूलर में क्या होता है? एट द मॉलिक्यूलर लेवल, द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग ओरिएंटेशन, मतलब कि जो मॉलिक्यूल होंगे ना, कोई रिएक्टेंट है, तो उस रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनकी एनर्जी क्या होगी, वो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कोलिजन हो रहा है उनका, कोलिजन होने के बाद फिर वो प्रोडक्ट में बन रहे हैं, राइट। उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? हम जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में वी शैल बी डीलिंग विद एवरेज एंड इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। ये एवरेज कहाँ से मिलेगी हमें? जब हम मॉडरेट रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो एवरेज एंड इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग दीज। ओवरऑल अब हमें ये पता चल चुका है कि केमिकल काइनेटिक्स हमें क्यों पढ़ना जरूरी है, और इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो ओवरव्यू हमें इस चैप्टर का मिल चुका है, राइट। अब हम बात करते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, इसके आगे से अब हम काफी अंदर कंसेप्चुअल वे में जाने वाले हैं। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मींस the speed of a reaction or the rate of a reaction can be defined as the change in concentration of reactant or product। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हाइपोथेटिकली एक रिएक्टेंट है जिसको मैं R लिख रही हूँ, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब कि यहाँ पे रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन होगी, रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन होगी, और जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे उसकी कितनी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, उसकी कितनी कंसंट्रेशन होगी। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है, अब वो चेंज कब आएगा? ऑब्वियसली टाइम के अकॉर्डिंग आएगा, है ना। टाइम कितना लगा होगा वहां पे प्रोडक्ट बनने में, T1 T2, है ना। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा? रेट आएगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं ये कह सकती हूँ कि जो रेट होगा रिएक्शन का, वो क्या होगा? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। अब जो कंसंट्रेशन है वो किसकी होगी? कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की भी हो सकती है, और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की भी हो सकती है, ठीक है। डिवाइड बाई टाइम, डिवाइड बाई टाइम।
तो रेट कैसे निकालेंगे हम? रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, किसी की भी, डिवाइड बाई टाइम, कितने टाइम में वो हुई होगी रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला। हालांकि हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फिर ये क्या हो गया? द स्पीड ऑफ रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है। To be more specific, it can be expressed in terms of, अब यहाँ पे तो मैंने इकट्ठा लिख दिया कंसंट्रेशन, और उसको और स्पेसिफाई करना है आपको तो आप इसको रिएक्टेंट की फॉर्म में और प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट है, अब जब प्रोडक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी बेटा वो क्या होगी? वो डिक्रीज होगी, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द टाइम क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी वैसे वैसे ही आपका प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो रहा है? वहां पे बन रहा है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज हो रही होगी। इसी चीज को उन्होंने कैसे लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा उसके रेट में डिक्रीज होगा। और नंबर 2, द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या होगा बेटे? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो रेट को हम ऐसे ही निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट टाइम, राइट। लेकिन इंडिविजुअल अगर आपको बताना हो तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इंडिविजुअल भी बता सकते हैं। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो विद द टाइम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। विद द टाइम क्या होगी? डिक्रीज होगी, जैसे जैसे रिएक्शन आपकी प्रोसीड होगी। और वहां पे प्रोडक्ट बनना शुरू होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? फिर इंक्रीज होगी। आई होप कि आपको समझ आ चुका है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। चलिए चलिए अब बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, और फिर हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो पहले हम बात करते हैं रिएक्टेंट वाली साइड की। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, मतलब कि रिएक्टेंट आपके क्या हो रहे हैं? डिसअपीयर हो रहे हैं धीरे धीरे। अब उस रेट को आप कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाई टाइम टेकन, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, रिएक्टेंट है ये, और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? C प्लस डी मिल रहा है, ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो इनिशियली जब रिएक्शन शुरू हुई होगी तो उसको मैं क्या लिख रही हूँ? R1 लिख रही हूँ, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी मैं उसको क्या लिखूंगी? फिर R2, ऐसे R3 भी आएगा। तो R1 जब होगा तो वो टाइम क्या होगा? उस टाइम पे, उस टाइम पे होगा T1 ले लीजिए उसको, ठीक है। और जब वो रिएक्शन प्रोसीड हुई धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे प्रोसीड हुई, अब इनिशियली जो R1 था वो हो सकता है 100 ml हो टोटल, लेकिन जब वो R2 पे पहुंचा तो हो सकता है वो 90 ml हो गया हो। कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटे? कम हो रही है। तो जो कंसंट्रेशन 90 ml हुई वो कब हुई? जब टाइम कितना था? T2 था। तो यहाँ पे क्या हो गया? चेंज हो गया। अब चेंज को हम कैसे मेंशन करते हैं? हम मेंशन करते हैं डेल्टा टी से और डेल्टा आर से, ठीक है। डेल्टा टी का मतलब हुआ T2 माइनस T1, और डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ? R2 माइनस R1। तो ये क्या हो गया? चेंज हो गया, चेंज इन टाइम, चेंज इन रिएक्टेंट साइड। और धीरे धीरे वहां पे क्या बनेगा? फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे वही चीज इन्होंने लिखी हुई है, क्या बोल रहे हैं ये? जैसे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, आर क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? देखो, अभी आ गया R1, R1 पे टाइम कितना होगा? T1। R2 आ गया, R2 पे टाइम कितना होगा? T2। इसको लिखेंगे कैसे हम? डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 और डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब इसी चीज को अगर मैं इस फॉर्मूले पुट करती हूँ तो कैसे लिखूंगी? दैट इज डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया ना, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब ओवरऑल ये जो वैल्यू है हमारे पास वो नेगेटिव है, क्योंकि आर आपका क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं? हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे साइन लगाते हैं माइनस। माइनस का मतलब होता है कि आपका रेक्टेंट जो है वो डिसअपियर हो रहा है, और ओवरऑल जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। उसी नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब
इसी तरीके से अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बताना है तो मैं क्या लिखूंगी, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, मतलब कि अब पी प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, रिएक्टेंट तो कम हो रहा है धीरे धीरे, अब प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, ठीक है। जब प्रोडक्ट बनना शुरू होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। जैसे हमने रिएक्टेंट के साइड पे किया था, सेम सिमिलर वे में हम प्रोडक्ट पर साइड पे भी करें। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, P1 बनना शुरू हो गया। अब कब बना होगा, जब T1 टाइम होगा, धीरे धीरे फिर वो P2 पे आया तो टाइम क्या हो गया, T2 आ गया। अब इसी को चेंज को कैसे लिखेंगे, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 और डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1, राइट। और इसी चीज को फॉर्मूले पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T। पॉजिटिव का मतलब हुआ कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो अपीयर हो रहा है, बन रहा है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया, राइट। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की ही साइड से हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख ली है। अब आप इसको ओवरऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इस जो हमने बात की अभी कि रेक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, उसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंट की कंसंट्रेशन है, राइट। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये डिक्रीज हो रही है, रेक्टेंट की कंसंट्रेशन, राइट। लेकिन जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की वो विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे रेक्टेंट कम होते चलेगा, मतलब कि प्रोडक्ट बनना शुरू हो चुका है, तो प्रोडक्ट का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज। और इनको मैं कंबाइन कर दूं तो ओवरऑल जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ठीक है। अब जो ओवरऑल ग्राफ है उससे आपको समझ आना चाहिए कि रेक्टेंट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, ओवरऑल ग्राफ रहेगा हमारा। और उसको हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है रेक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। मतलब कि इनिशियली आपने कितना अमाउंट ऑफ रेक्टेंट लिया होगा, ठीक है। जब रिएक्शन शुरू हुई होगी तो आपने कितना रेक्टेंट लिया है, अगर ज्यादा अमाउंट में लिया है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी उसके अकॉर्डिंग बनेगा, राइट। तो ओवरऑल जो रेट होता है रिएक्शन का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। रिएक्टेंट आपने कितने अमाउंट में लिया हो, उसकी क्या कंसंट्रेशन है। तो ओवरऑल जो ग्राफ रहेगा वो ये दो ग्राफ रहेंगे, इनसे हमें पता चलेगा कि कैसे ग्राफिकली हम ये समझते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब हम यहाँ पे ये तो समझ गए कि रेट हम इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन कोई भी रिएक्शन होगी उसकी यूनिट्स क्या होंगी फिर, ठीक है। तो यूनिट्स कैसे निकालेंगे हम, हमने क्या कहा, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम, राइट। तो यूनिट्स भी वैसे ही हो जाएंगी फिर, कंसंट्रेशन बाय टाइम। अब कंसंट्रेशन बाय टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ यूनिट्स आती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई हैं। पहली होती है मोलर, सेकंड इनवर्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर, है ना, मोलर। तो मोलर, सेकंड इनवर्स, टाइम की होती है सेकंड इनवर्स। अगर कंसंट्रेशन को मैं ओपन कर देती हूँ तो क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक है। हमें पता है जो सी होता है, जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर होता है, उसकी यूनिट्स होती है मोल पर लीटर, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये क्या बन गया फिर, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। सेकंड को आप रिमूव करके यहाँ पे मिनट भी लिख सकते हैं, और लीटर से हम यहाँ पे डेसीमीटर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है कुछ यूनिट्स किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। अब वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन आपको किस वे में देके रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिर यूनिट्स को लेंगे। और रिएक्शन में अगर मान लीजिए कोई ऐसी रिएक्शन है जो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, कौन सी फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, तो गैसेस फॉर्म के लिए जो यूनिट्स हम यूज करेंगे वो क्या होंगी, यूनिट्स आर पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी रिएक्टेंट होंगे, जो भी प्रोडक्ट होंगे, उनका क्या लेंगे हम, पार्शियल प्रेशर लेंगे। वैसे हम पहले क्या ले रहे थे, कंसंट्रेशन काउंट कर रहे थे, यहाँ पे क्या काउंट करेंगे, पार्शियल प्रेशर काउंट करेंगे पर यूनिट टाइम, राइट। तो यहाँ पे जो यूनिट्स बन जाएंगी वो क्या हो जाएंगी फिर, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स को किस तरीके से लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो रिएक्शन है वो कौन से फेज में है, गैसेस फेज में है, लिक्विड फेज में है। लिक्विड में है तो अलग यूनिट्स होंगी, गैसेस में है तो अलग यूनिट्स होंगी। चलिए देखो क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप, मोल में, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स में, या ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स।
तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको केमिस्ट्री इजी लग रही है, समझ में आ रही है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे साथ बात कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।